ब्लड क्या है? ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड को हम और क्या कहते हैं? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम और क्या नाम देते हैं? ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसा क्यों? बिकॉज मैट्रिक्स लैक्स फाइबर, है ना। मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स नहीं है, तो बताया है अगर मैट्रिक्स के अंदर फाइबर नहीं है तो इसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होता, इसलिए हमने ब्लड को सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ब्लड को क्या कहा जाता है? सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आइए, ब्लड में दो पार्ट होता है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, ठीक है, और एक है फॉर्म्ड पार्ट। फॉर्म्ड पार्ट को जिसको सेल पार्ट कहते हैं, जिसको आप कार्पसल्स कह देते हो। क्या कह देते हो? कार्पसल्स। फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कह देते हो। फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हो? प्लाज्मा कह देते हो। आप मुझे बताइए फ्लूइड पार्ट कितना होता है? 55% फ्लूइड पार्ट होता है, 45% फॉर्म्ड पार्ट होता है, ठीक है। हाँ, वो तो भाई ये कनेक्टिव टिश्यू है तो मेसोडर्मल ओरिजिन का, हमने सारे कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है, फॉर्म्ड पार्ट को आपको क्या कहना है? कार्पसल्स कहा जाता है। तो 55% और 45%। अब प्लाज्मा मतलब ये जो पानी वाला पार्ट है, जिसके अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या है? वाटर है, आयंस है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये सब। ओके, प्रोटीन्स में जैसे सम प्लाज्मा प्रोटीन है, बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती हैं? थोड़ा सा इनको देखेंगे हम। देखो, प्लाज्मा प्रोटीन में 3 इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन लिखा रहता है, जैसे एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है। एनसीईआरटी ने 3 दे रखा है, हालांकि हम लोग तो पूरा पढ़ेंगे आगे चल के, क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक। ये आज वैसे ही खत्म नहीं होगा क्योंकि हम भूल ही गए थे, हमें ब्लड ग्रुप वगैरह सब पढ़ाना है, ठीक है, तो ये कल तक खत्म हो पाएगा एनिमल टिश्यू, ठीक। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, ये किडनी पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा। ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी का। ग्लोब्यूलिन हेल्प्स इन डिफेंस। डिफेंस, अच्छा कैसे डिफेंस? डिफेंस का मतलब सुरक्षा, सुरक्षा। तो ग्लोब्यूलिन जैसे गामा ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन फैमिली का एक मेंबर है गामा ग्लोब्यूलिन, जिसको कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी। तो ये डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो फाइब्रिनोजन है ये क्लॉटिंग फैक्टर 1 है, तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो फॉर्म्ड पार्ट है इनको हम देखते, जो फॉर्म्ड पार्ट है इनको देख लेते हैं। तो फ्लूइड पार्ट को ब्लड प्लाज्मा कह देते हैं, फॉर्म्ड पार्ट को कार्पसल्स कह देते हैं। कार्पसल्स कितनी प्रकार की हैं भाई, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो जो ब्लड कार्पसल्स है, ब्लड कार्पसल्स है, ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। यहां तो कोई समस्या नहीं है ना? क्या? आरबीसीज मतलब जिसको आप इरिथ्रोसाइट भी कहते हो, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स जिसको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो, और प्लेटलेट्स जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो, थ्रोम्बोसाइट्स।
3 प्रकार के आपको ब्लड कार्पसल्स देखने मिलते हैं। तीन प्रकार के ब्लड कार्पसल्स देखने मिलते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। मैम ये तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम में ही पढ़ा देते। अरे ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, वहां पे जो जरूरत होगी हम पढ़ा देंगे। ठीक। आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट है, आरबीसी मेच्योर आरबीसी। प्लेटलेट्स में भी मेच्योर प्लेटलेट में न्यूक्लियस एब्सेंट है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार का होता है। देखो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए रेड होता है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए ये व्हाइट होता है। ल्यूको का मतलब कलरलेस। ये दो प्रकार का है। फिर फर्दर ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक, और ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट फर्दर 3 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाई या स्टेनिंग। जो बेसिक डाई लेता है, बेसिक डाई से कलर होता है, उसको बेसोफिल कह देते हैं। जो एसिडिक डाई से कलर होता है उसको एसिडोफिल कह देते हैं या स्नोफिल। और जो किसी डाई से कलर नहीं लेता है उसको न्यूट्रोफिल कह देते हैं। इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत से ग्रेन्यूल्स भरे हैं। जैसे बेसोफिल के अंदर मास वो है, हिस्टामिन, हेपेरिन है। स्नोफिल के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स में तो इनके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं कलर के बेसिस। ए ग्रेन्युलोसाइट फर्दर 2 प्रकार का होता है, आपको बताया है। ए ग्रेन्युलोसाइट फर्दर 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपको याद हो तो लिम्फोसाइट फिर फर्दर देखो 2 प्रकार का, बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स कह लो, टी सेल्स कह लो। टी सेल फिर टी हेल्पर। टी सेल्स फिर फर्दर कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। टी हेल्पर, एच फॉर हेल्पर, ठीक है। टी साइटोटॉक्सिक, सी फॉर साइटोटॉक्सिक। टी सप्रेसर, ठीक है, टी एस सप्रेसर। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी सेल्स कह लो या बी लिम्फोसाइट, टी सेल्स कह लो, टी। तो लिम्फोसाइट, तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के हुए। और पिछली क्लास में जब हम सेल पढ़ा रहे थे तो हमने बताया भी था इनका जो है ऑर्डर ऑफ कैसे है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। लास्ट क्लासेस में हमने ये आपको बता दिया है, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस के शेप्स भी आपको बताए थे। जैसे हमने एक आपको बताया था, नेवर लेट मी ईट बनाना, या नोबडी लव्स मी एक्सेप्ट बापू। नोबडी लव्स मी एक्सेप्ट बापू, या भैया लिख लो तो बापू। तो नोबडी से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है। सबसे ज्यादा क्या है? न्यूट्रोफिल है। देखो ये सब पूछा जाता है। न्यूट्रोफिल 70 से 80%। एल से फिर लिम्फोसाइट है, ठीक है, लिम्फोसाइट है। ई से, एम से फिर मोनोसाइट है, मोनोसाइट। और ई से फिर ईस्नोफिल है, ईस्नोफिल। ईस्नोफिल की स्पेलिंग योस्नोफिल। और बी से फिर बेसोफिल, ठीक। तो ये हमने ऑर्डर भी आपको
बापू ब्रदर, जो लिखना है लिख लो। तो ये हमने ऑर्डर भी आपको बताया था, याद हो तो हमने कहा था न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड, लिम्फोसाइट का ओवल शेप्ड, मोनोसाइट का किडनी शेप, इस्नोफिल का जो है हॉर्स शू शेप, और बेसोफिल का कैसा है। चलो एक बार इनका न्यूक्लियस का शेप भी आपको हमने बताया था। ये सब सेल वाले में तो पढ़ा रखा है। मल्टी लोब्ड है ये कैसा है, ये कैसा है, ओवल है, ये कैसा है, किडनी शेप है, किडनी शेप। इसका न्यूक्लियस कैसा है, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप। और इसका न्यूक्लियस कैसा है, बेसोफिल का, बाइलोब्ड या एस शेप, बाइलोब्ड या एस शेप। तो ये भी हमने आपको बताया, अभी सेल में बताया है, सबको पता है ये, ऐसा नहीं कि हम हवा में पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ा रखा है। न्यूक्लियस भी बता दीजिए, उनकी शेप तो बताया तो है। प्लाज्मा बी सेल भी तो इम्यूनोग्लोबिन सिक्रीट करती है, ठीक है। तो भाई अब देखो, जैसे आप कह रहे हो कि जो लिम्फोसाइट है वो सब इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। जो लिम्फोसाइट्स है उसमें बी लिम्फोसाइट भी है, बी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, जब ये किसी एंटीजन के कांटेक्ट में, एंटीजन कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो गया, तो डिफरेंशिएट हो जाती है प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल, ठीक है, मेमोरी बी सेल। और यही प्लाज्मा बी सेल आगे चल के सिक्रीट्स एंटीबॉडी। यही क्या सिक्रीट करता है, एंटीबॉडीज, एबीएस लिख रहे हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। मेमोरी बी सेल कुछ नहीं। क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा जाता है कि ऑर्डर, तो आपसे ऑर्डर पूछा जाता है, परसेंटेज नहीं पूछा जाता है। हम्म, हाँ ठीक है, 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। चलो हम आपको बता ही देते हैं। यहाँ टी लिम्फोसाइट है ना, ये टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी में 2 प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, और जो बी लिम्फोसाइट है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। तो टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल। जानते हैं जो एंटीबॉडी है, अभी से दिमाग में याद रखिएगा, एंटीबॉडीज कौन सिक्रीट करता है, तो अब आपके दिमाग में आ गया, एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। और बी में भी प्लाज्मा। हाँ, देगम ट्रिक नहीं है, देगम ट्रिक नहीं है, देगम क्यों ट्रिक लगा रहे हो, गम दे ट्रिक लगाओ ना, परसेंटेज के बेसिस पे, मतलब कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर गम दे, देगम मत, देगम का मतलब क्या हुआ, गमदेव करो ना। सबसे ज्यादा आईजीजी, सबसे ज्यादा आईजीजी, फिर आईजीए, फिर आईजीएम, फिर आईजीडी, फिर आईजीई, सबसे कम आईजी। तो 5 प्रकार का होता है, और कंसंट्रेशन के बेसिस पे याद रखो। केवल ट्रिक ही याद रखना, गम मत देने लग जाना किसी को। इम्यूनोलॉजी पढ़ाया तो है, देखो तो वहां पे इम्यूनोलॉजी का वीडियो अपलोड है, उसको करना है आपको। तो ये कंसंट्रेशन के बेसिस पर है। और अगर यही मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, गम दे गम दे गम दे, GAMDE। अगर यही मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे पूछ दे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, मॉलिक्यूलर वेट के बेस 2 तरीके से पूछा ही जाता है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे ज्यादा सबसे कम। तो माई डीजी याद रख लेना, ये वाला माई, जो गांव में हम लोग माई 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 करते हैं ना दादी को, तो माई डीजी है ना, माई डीजी, माई दादी जी,
है ना, माई दादी जी से याद रख लेना, दादी जी। तो इसका मतलब सबसे बड़ा आईजीएम, सबसे मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, फिर आईजीए, फिर आईजीई, फिर आईजीडी, और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट आईजीजी है। शॉकिंगली आईजीजी का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है पर मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। तो देखिए जी का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है और मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। आइए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप पढ़ना है हम लोगों को। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और वो भी एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, हाँ, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक, कौन सा ब्लड ग्रुप? एबीओ। बाद में देखो ए बी और ओ, इसमें तीन ही था, ए बी और ओ। कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर भी लिख सकते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डी कैस्टिलो, डी कैस्टिलो, करुणाकर, करुणाकर। एक काम करो ना, आप लोग मुझे भुलवा देते हो कि मुझे करना क्या है। डी कैस्टिलो इन्होंने था, इन्होंने दिया एबी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। चलो, हाँ सही बात है, सही बात है कि हम पहले आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के फंक्शंस आपको पढ़ा देते हैं। चलो ब्लड ग्रुप छोड़ दो, अभी ब्लड ग्रुप को कल पढ़ा देंगे। एक्चुअली पहले, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स। इतना फ्री पढ़ाया है, ठीक है, टिश्यू सिस्टम, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है। इतना नॉर्मल तरीके से पढ़ाया गया है भाई, आप अपने दिमाग में ये मत रखो। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा जी, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कहाँ होता है फॉर्मेशन? अकर्स इन, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? अकर्स इन रेड बोन मैरो। कहाँ होता है आरबीसी का फॉर्मेशन? रेड बोन मैरो के अंदर। और ये रेड बोन मैरो बोन के किस पार्ट में होता है? लॉन्ग बोन के ईपीफाइसिस रीजन में होता है। ठीक है, ईपीफाइसिस रीजन में होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अच्छा, एक हार्मोन है, इसका नाम है हार्मोन इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन एक हार्मोन है। वेरी वेरी आईएमपी लिख लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहली चीज ये कहाँ से सिक्रीट होता है? सीक्रेटेड फ्रॉम जेजी सेल ऑफ किडनी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से सिक्रीट होता है। किडनी जब बनाएंगे ना, ऐसे नेफ्रॉन जब हम बनाएंगे तो नेफ्रॉन में एक जेजी सेल आपको बताएंगे, ठीक है, उसमें एक जेजी सेल होता है। जेजी सेल से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक रेनिन और एक एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से ये सिक्रीट होता है? जेजी सेल ऑफ किडनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, या इस ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोपोइसिस,
इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, विटामिन B12, विटामिन B12 क्या करता है, रिस्पॉन्स, जिसको साइनोकोबाल अमाइन कहते हैं, साइनोकोबाल अमीन के नाम से जानते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसीज के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सना सना आरफी कर देंगे, सॉरी उसके लिए भूल गए होंगे। तो देखो, हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन B12 साइनोकोबाल अमीन है जो आरबीसी के मैच्योरेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरबीसी का काउंटिंग कितनी होती है, आरबीसी काउंटिंग कितनी होती है, तो आप आइए आरबीसी काउंटिंग की बात करें। आरबीसी की काउंटिंग कितनी है, तो देखो नॉर्मल काउंटिंग आरबीसी की, देखो 3 प्रकार से हम लिख रहे हैं। एक तो नॉर्मल काउंटिंग कितनी है इसकी, नॉर्मल काउंटिंग मेल और फीमेल में, इन मेल में थोड़ा ज्यादा होता है आरबीसी। अरे लाइफ स्पैन पढ़ाने दो भाई मेरे, 6000 से 8000 WBC का बता रहे हो आप। आरबीसी मेल की अगर बात करें तो 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। फीमेल की बात करें, फीमेल में भाई, फीमेल में थोड़ा कम है क्योंकि फीमेल में हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक, ऐसे लिख सकते हैं आप, मिलीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब। MM इन फीटस में, बच्चों में देखो आरबीसी ज्यादा होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 6.8 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, है ना, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब, इतना बच्चों में सबसे ज्यादा है फीटस के अंदर। ठीक, देखो आरबीसीज की अगर हम बात करें, आरबीसीज मतलब इरिथ्रोसाइट की बात करें, तो इसका थोड़ा शेप देख लेते हैं। जो यंग आरबीसी होती है ना, आरबीसी का शेप देख लेते हैं। ये यंग आरबीसी और क्या है, यंग आरबीसी और मैच्योर आरबीसी। आइए देखिए, यंग आरबीसीज और मैच्योर आरबीसीज। जो यंग आरबीसी है इसका शेप होता है, ये न्यूक्लियस होता है इसमें, ये ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। यंग आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। मैच्योर आरबीसी जानते हैं कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। बाई कॉन्वेक्स होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब यंग आरबीसी लाइक दिस वन ओवल है, न्यूक्लियस है। मेच्योर आरबीसी लाइक दिस वन बाई कॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्या, कोई भी सेल ऑर्गेनल ही नहीं है, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स यहां से रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स यहां से रिमूव कर दिए जाते हैं, सो दैट कि ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी कर सके। नोट करके एक बात लिख लेना कि एक अवस्था होती है ना, जब यंग आरबीसी मैच्योर आरबीसी में चेंज होता है तो एक अवस्था होती है, उसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट स्टेज। तो एट रेटिकुलोसाइट स्टेज
न्यूक्लियस रिमूव्ड फ्रॉम आरबीसी। आरबीसी से न्यूक्लियस किस अवस्था में, पहले तो देखो न्यूक्लियस तो है, पर किसी न किसी अवस्था में तो न्यूक्लियस हटाया जाता होगा। तो मेच्योरेशन के दौरान एक इम्पोर्टेंट स्टेज आता है जिसको रेटिकुलोसाइट स्टेज कहते हैं। उस अवस्था में न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। एक और बात नोट करके लिख लेना, इन कैमल एंड लामा, लामा की स्पेलिंग क्या होगी, LA, कैमल एंड लामा आरबीसी कंटेन्स न्यूक्लियस, इनके अंदर आरबीसी में भी न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियस। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। कैमल और लामा की मेच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस होता है। कैमल और लामा के न्यूक्लियस में भी आरबीसी, मतलब सॉरी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। हाँ, जो भी है, लामा LAMMA हो, LAMA, लामा। ठीक, यहां तक डन। अब आइए, आरबीसी का जो कलर है वो रेड होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ड्यू टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। मान लो कभी आरबीसी का नंबर बढ़ गया तो इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया, इसको कहा जाता है, ये भाई ये गलत चीज है, आप बाद में लिख लो, पर हमें बैक कराना मतलब हमारा फ्लो तोड़ना हुआ। लाइक लाइक बियर बॉटल, बियर ग्लास, डेंजी, ये क्या है। बाद में पीडीएफ से नहीं लिखोगे, सारा सब कुछ यही से लिख लेना है। पीडीएफ से लिख सकते हो, जहां पे आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो वहां करना चाहिए आप लोगों को। ठीक, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, अगर मान लो बॉडी में अगर आरबीसी के नंबर बढ़ गए तो इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। आरबीसी का नंबर अगर नॉर्मल से घट गया, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी काउंटिंग अगर घट गई तो इसको इरिथ्रोपीनिया, इरिथ्रोपीनिया, या किसी किसी बुक में इरिथ्रोसाइटोपीनिया, इरिथ्रो, देखो भाई मुझे मुझे क्या पता है, इससे आप मेरे सज्जनता का अनुमान लगा सकते हैं ना कि मुझे बियर ग्लास वाइन ग्लास का मतलब नहीं पता है। लामा क्या होता है, कैमल की जैसा एक प्रजाति है लामा। ठीक, तो डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी को पॉलीसाइथीमिया, डिक्रीज अगर आरबीसी कभी घट गया तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया या एरिथ्रोपीनिया। पीनिया टर्म जब भी आएगा इसका मतलब कमी होना, जैसे ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी कम होना, थ्रोम्बोपीनिया, थ्रोम्बोपीनिया मतलब प्लेटलेट कम होना। हम्म, अच्छा, कभी मान लो इंक्रीज हो गई आरबीसी का नंबर, अगर इंक्रीज हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया, तो आरबीसी एक के ऊपर एक चिपकने लग जाते हैं। आरबीसी एक के ऊपर एक ऐसे चिपकने लग जाते हैं। आरबीसी क्या होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे चिपकने लगते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, ठीक है, क्या होने लगता है, फॉर्मेशन, ठीक, तो ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, दे स्टार्ट
forming स्टार्क या दे स्टार्ट एडेरिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज रुलॉक्स फॉर्मेशन। हाँ, एल्टीट्यूड पे बढ़ेगा ना। इसको क्या कहते हैं? ROUL, रुलॉक्स, EAUX, रुलॉक्स फॉर्मेशन। मतलब जब आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लगती है, इसको कहते हैं रुलॉक्स फॉर्मेशन। देखो स्पेलिंग भी, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो एडेरिंग विद ईच अदर होगा, फ्रॉम ईच अदर होगा, थोड़ा देख लेना। हाँ, ये रुलॉक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ये सिक्के के ढेर जैसे देख लेते हैं, दिखते हैं, सिक्के के ढेर जैसे दिखने लग जाते हैं, है ना? क्लियर है? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो आरबीसी की कमी होती है, जैसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया भी एक टर्म है। एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये अनीमिया क्या है, पहले हम ये देख लें कि व्हाट इज अनीमिया। अनीमिया क्या है? अनीमिया की स्पेलिंग जो भी हो, जहां पे अनीमिया का एक ऐसा कंडीशन है इन विच, या कंडीशन इन विच एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है इन विच blood does not have healthy हेल्दी आरबीसीज। हो सकता है कि हेल्दी आरबीसीज ब्लड में ना हो, इसको, ठीक समझ रहे हैं? बफरिंग नहीं हो रहा है, आपका नेटवर्क इशू होगा। देखो कई प्रकार की अनीमिया होती है। देखो टाइप्स देख लेते हैं। पहला है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया का मतलब ये होता है, ये ड्यू टू, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो आरबीसी का साइज छोटा होने लगता है। इसकी वजह से साइज ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस। आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक। अगर यही आपको मैक्रोसाइटिक अनीमिया पूछ दिया जाए, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो बॉडी में अगर फॉलिक एसिड की कमी हो गई, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो इसमें आरबीसी का साइज एबनॉर्मली इंक्रीज होने लगता है। साइज ऑफ आरबीसीज abnormally increases। तीसरा अगर बात करें परनीशियस अनीमिया। परनीशियस एनीमिया जब ये ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12,
तो विटामिन B12 क्या करता है, आरबीसी के मेचुरेशन में रोल प्ले करता है और आरबीसी ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएगी। फिर है एक मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कलेक्टिव डेफिशिएंसी होने लगती है। ये किसकी वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ folic acid as well as folic acid as well as vitamin B12 both। मतलब फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की कमी से। ठीक है, बाकी हमने जेनेटिक्स में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब हमने जेनेटिक्स में बताया है, तो वो तो हम लोग पढ़े हैं। ओके, डन है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये तो सब देखो, आयरन की डेफिशिएंसी से माइक्रोसाइटिक, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मैक्रोसाइटिक, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस, और B12 की और फॉलिक एसिड की कलेक्टिव डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। बाकी जो हमने आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर बताया है, जेनेटिक्स में पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, वो अलग चीज है। तो ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, चलो लिख ही देते एक लाइन में। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस, है ना, शेप ऑफ आरबीसी कैसा हो जाता है, लाइक शिकल, शिकल मतलब हंसियाकार के जैसा हो जाता है, मतलब क्वालिटी चेंज होती है आरबीसी की। एक पॉइंट म्यूटेशन का केस है, याद करिए, जेनेटिक्स में पढ़ाया है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी मिस सेंस म्यूटेशन, जेनेटिक्स पढ़ना है, म्यूटेशन तभी समझ में आएगा, मिस सेंस म्यूटेशन। और इसमें चेंज क्या होता है, इसमें चेंज होता है, ठीक है, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन, है ना, एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ग्लूटामिक एसिड होता है, एक एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय वैलिन। रिप्लेस किसके द्वारा हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो देखो ये होता है, हाँ, है ना, समझ आ रही है ये बात? तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन का केस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है। हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन चेन है, हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा है, बीटा ग्लोबिन के 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद वो वेलिन से रिप्लेस हो जाता है, वेलिन भी अमीनो एसिड है। इसके अलावा आपको याद हो, एक बताया था हमने थैलेसीमिया, ये सब जेनेटिक्स में पढ़ा है, थैलेसीमिया को कूलीज एनीमिया कह देते हैं। कूली एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कूलीज अनीमिया, कूली साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा था। इसमें क्या होता है, इसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, हीमोग्लोबिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। तो हमने नोट करके, आपको याद हो, नोट करके हमने लिखवाया था, सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव अनीमिया,
सिकल सेल अनीमिया एक क्वालिटेटिव अनीमिया है क्योंकि आरबीसी की क्वालिटी चेंज होती है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव अनीमिया। एंड क्वालिटेटिव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हीमोग्लोबिन और आरबीसी की क्वालिटी चेंज होती है, ना कि क्वांटिटी। वाइल थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव अनीमिया। वाइल थैलेसीमिया क्या है? इज एन इज अ क्वांटिटेटिव अनीमिया। क्वांटिटेटिव अनीमिया का मतलब इसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी चेंज होती है। यस आर नो? मैम आज सपने में देखा आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो और हमें सच में मैम पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो हमें सच में? अच्छा ठीक है, सपना ही है वो, ऑफलाइन तो पढ़ाने से रहे हम। जल्दी बताइए, इतनी बातें जान जान के मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को एक जगह? ठीक है, आरबीसी के बारे में सब पढ़ रहे हो आप। देखो आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोफाइसिस कहते हैं। एरिथ्रोफाइसिस फॉर्मेशन होता कहाँ है? रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो के अंदर होता है। और हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन जो कि जेजी सेल से रिलीज होता है, ये इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है। विटामिन बी 12 आरबीसी के मैच्योरेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आरबीसी की काउंटिंग देखो, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में थोड़ी कम, बच्चों में और ज़्यादा है। ओके, कैमल लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। यंग आरबीसी न्यू ओवल है, न्यूक्लिएटेड है। मैच्योर आरबीसी बाई कॉन्वेक्स है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। रेटिकुलो स्टेज में, रेटिकुलोसाइट स्टेज में आरबीसी से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। आरबीसी अगर नंबर बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया, रुलॉक्स फॉर्मेशन, नंबर घट जाए तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इतने प्रकार के एनीमिया बताए, पहली बार सुने हैं इतने प्रकार के एनीमिया? ठीक है, हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल। मैम जीयूजी चेंज होता है या जीएजी चेंज होता है? नितिन 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 एक्चुअली जीएजी ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ठीक है, कहाँ गए हम, कहाँ गए? एक्चुअली जीएजी जो होता है ये ग्लूटामिक एसिड है, ये चेंज हो जाता है जीयूजी में, तब ये वेलिन को मतलब ए जो है ये म्यूटेट हो जाता है और यू में चेंज हो जाता है। म्यूटेशन कौन सा म्यूटेशन? पॉइंट। पॉइंट म्यूटेशन क्यों? क्योंकि केवल एक ही बेस चेंज हो रहा है। जी ए जी था, जी यू जी हो गया, है ना? तो जी ए जी जी यू जी में चेंज हो जाता है। ये पढ़ाया है यार, उसमें जाके देखो। ठीक, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी थोड़ा देख लें। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, देखिए आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होती है। कितनी होती है एवरेज लाइफ स्पैन? ठीक, एवरेज लाइफ स्पैन ह्यूमन आरबीसी की 120 डेज होती है। मेचुरेशन टाइम अगर हम बात करें, देखो इसके बाद क्या होता है आरबीसी का? मेचुरेशन टाइम 1 वीक होता है। मतलब आरबीसी का मेचुरेशन टाइम 1 हफ्ते में ये मेच्योर हो जाती है। और एवरेज लाइफ जो है 120 दिन होता है। आफ्टर 120 डेज क्या होता है इस आरबीसी का? आफ्टर 120 डेज आरबीसी को ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है। आरबीसीज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, ब्लड से इनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एंड ब्रोकन डाउन बाय मैक्रोफेजेस ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन प्लीहा जिसको कहते हैं ना, स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं ना। ब्रोकन डाउन बाय मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस मतलब फेगोसाइटिक सेल, मैक्रोफेजेस ऑफ स्प्लीन। तो ये स्प्लीन में भेज दिया जाता है इसको, और वहां पे स्प्लीन के अंदर इस मैक्रोफेज को इसको तोड़ देते हैं। स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज इसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं।
इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है। अब ये जो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जहां पे आरबीसी तोड़ दी जाती है, एनगल्फ कर ली जाती है, इसको एरिप्टोसिस कहते हैं। प्रोसेस नोन एज इरिप्टोसिस, इसको इरिप्टोसिस कहा जाता है। आरबीसी के डिग्रेड, जब आरबीसी डिग्रेड हो गया, आरबीसी को डिग्रेड कर दिया गया, डिग्रेड के बाद हीमोग्लोबिन रीयूज्ड कर लिया जाता है। भाई आरबीसी को तोड़ने के बाद जो हीमोग्लोबिन उसमें निकलेगा उसको आप वापस से रीयूज कर लिया जाता है। हाँ आरबीसी इसको रीयूज कर लिया जाता है। क्या आफ्टर दैट, आफ्टर दैट तोड़ने के बाद आरबीसी को फेगोसाइटिक सेल उसके पार्ट को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, और उसका जो हीमोग्लोबिन है उसको रीयूज कर लिया जाता है। चलो भाई, तो ये कहानी थी आरबीसी की। मजा आया आरबीसी के बारे में। आओ इनके दूसरे भाई डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये एक ऐसी ब्लड सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, कंटेन्स न्यूक्लियस, लैक्स हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस है, हीमोग्लोबिन नहीं है। इसके फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इसके फॉर्मेशन को कहा जाता है ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस कहाँ होता है? इन रेड बोन मैरो। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूबीसी अलग कहीं होगा, रेड बोन मैरो में ये भी बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो के अंदर बनता है ना? हीम जो है, मेरी बात सुनो भाई, हीम जो है वही आगे चल के बाइल के साथ बाहर नहीं निकलता, बाइल पिगमेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो वही हमने कहा ना, बाइल पिगमेंट क्या है? बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, वो हम आगे आपको बता देंगे। तो ऐसा नहीं बाइल के साथ बाहर थोड़े निकलता है। हीम बाइल पिगमेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिलिरुबिन जो कि कार्निवोरस में ज्यादा होता है, येलो कलर का होता है। बिलिवर्डिन जो कि हर्बीवोरस में ज्यादा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो दो प्रकार के बाइल पिगमेंट होते हैं। कार्निवोरस में ज्यादा होता है बिलिरुबिन, बीपीएससी में आया था, जो कि येलो कलर का होता है। हर्बीवोरस में ज्यादा होता है बिलिवर्डिन, जो कि ग्रीन कलर का होता है। मैम डब्ल्यूबीसी में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, तो क्या लिखा है हमने? कंटेन्स न्यूक्लियस लैक्स हीमोग्लोबिन। क्या गलती कर दी? हिमेटोक्रिट क्या है? अब देखो ये सब चीजें ना, ये चलो ठीक है लिख लो, ये सब थोड़ा मेडिकल टर्म आ गया भाई। हिमेटोक्रिट, HCT जिसको कहते हैं। HCT का मतलब ब्लड टेस्ट, ब्लड का मतलब एक ऐसा मेजरमेंट है, परसेंटेज पता चलता है जिससे वॉल्यूम पता चलता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं इसको।
हिमेटोक्रिट का मतलब है अ टेस्ट विच measure the which measure the percentage of blood volume, percentage of red blood cells, रेड ब्लड सेल का परसेंटेज मेजर। अब आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में देखिए। अभी क्या बताया हमने, डब्ल्यूबीसी की जो काउंटिंग है, नॉर्मल काउंटिंग है, नॉर्मल काउंटिंग है डब्ल्यूबीसी की, वो 6000 से 8000 होती है। 6000 से 8000, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब 6000 से 8000 होती है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स भी बता सकते हो आप, है ना, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स बता सकते हो कि भाई डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ये सब हमने आपको बताया ही था। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है। अब देखो, कभी अगर इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कभी इंक्रीज हो गया तो इसको क्या कहोगे, इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या कहोगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है शायद। ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, अगर डब्ल्यूबीसीज के नंबर डिक्रीज हो गए तो इसको ल्यूकोपीनिया कह देते हैं। अब कोई अपनी नॉलेज, प्लीज अब सब लोग शांत रहिए। ल्यूकोपीनिया, हाँ, डब्ल्यूबीसीज का इंक्रीज नंबर एक इंडिकेशन हो सकता है, इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं बताइए, ल्यूकीमिया। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीज नंबर ऑफ, तो ल्यूकोसाइटोसिस, ये एक ब्लड कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है, जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वही ल्यूकोपीनिया हो गया। अच्छा, जैसे जब आप वो कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, तो टीएलसी डीएलसी एक होता है ना, काउंटिंग जब आप कराते हो तो कहते हो ना, काउंटिंग में कहते हैं भाई टीएलसी करा लो, डीएलसी करा लो। तो देखिए, टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी कितना है। डीएलसी का मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल का मतलब उसमें अलग अलग आपको बताएगा कि भाई ये न्यूट्रोफिल कितना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कुल मिला के अलग अलग बताएगा कि न्यूट्रोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग। तो टीएलसी और डीएलसी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टीएलसी और डीएलसी कहते हैं। डन। देखो, डब्ल्यूबीसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लड वेसल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ऐसे ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे ब्लड बह रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरी है सपोज करो। कोई अगर, ये मान लो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर कर गया तो इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसीज होते, जैसे न्यूट्रोफिल,
बेसोफिल है, मोनोसाइट है से। तो ये मान लो ये कैपिलरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो कैपिलरी से बाहर आएंगे ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फेगोसाइटोसिस कर दे। हाँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ WBCs to squeeze out of capillary, to squeeze out of कैपिलरीज, कैपिलरीज से बाहर निकलने वाली प्रॉपर्टी नोन एज डायपिडेसिस। डायपिडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन, इसको ना, इसको इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया है, इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म वेरी वेरी आईएमपी की। डायपिडेसिस में क्या क्या स्टेप्स आते इम्यूनोलॉजी में देखना। ठीक है, इसको पढ़ाया है। WBCs की जो लाइफ स्पैन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपिडेसिस या एक्स्ट्रा वेसेशन। लाइफ स्पैन ऑफ WBC, ठीक है, ये लगभग 15 या 12 से 20 दिन, ज्यादा नहीं, 12 डेज टू 20 डेज माना जाता है इसका लाइफ स्पैन। ठीक, कुछ WBCs, सम WBCs लाइक लिम्फोसाइट, इनकी जो लाइफ स्पैन है बढ़ सकती है। जैसे बी लिम्फोसाइट में मेमोरी बी सेल है, तो काफी टाइम के लिए, ये सालों तक रह सकती है। ठीक है, तो खैर उसको छोड़ दो, उसको नहीं, है ना। हम्म, अब सबके फंक्शंस एक एक तरह से अगर आप देख लें, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट WBCs। अब WBC आपको पता ही है, ग्रेन्युलोसाइट क्या है, 3 प्रकार का है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो फंक्शंस ऑफ WBCs के अलग अलग फंक्शन, जैसे न्यूट्रोफिल, जैसे सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल का फंक्शन देख लें। न्यूट्रोफिल का फंक्शन देख लें। न्यूट्रोफिल को हम लोग PMNLS कहते हैं। बताइए, सेल में पढ़ाया है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस कभी 3 लोब हो सकता है, कभी 4 लोब, कभी 5 लोब, कभी 6 लोब, कभी 7 लोब। तुमने कहा एक ही पर्सन के ब्लड में WBC का जो न्यूट्रोफिल है उसके न्यूक्लियस में किसी में हो सकता है 3 लोब हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, 3 से लेके 7। इसीलिए इसको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यस और नो, कहा जाता है ना। ये मोस्ट अबंडेंट WBC है, ये मोस्ट अबंडेंट, नोबडी लव्स मी एक्सेप्ट ब्रदर या बापू। तो सबसे ज्यादा ये मोस्ट अबंडेंट WBC है ना, सबसे ज्यादा यही है न्यूट्रोफिल। फिर इसका न्यूक्लियस लिख लेना है एक पॉइंट और, कि इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड है ना। फंक्शन क्या है, न्यूट्रोफिल का फंक्शन है, न्यूट्रोफिल के पास, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल आर द, सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, न्यूट्रोफिल आर फर्स्ट फर्स्ट रेस्पॉन्डर, रेस्पॉन्डर टू इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स टू इन्फेक्शन, मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तो ये पहला हाँ, मल्टी लोब्ड में लिख लेना भाई, 3 to 7 लोब्स। ठीक, इसका काम क्या है,
न्यूट्रोफिल क्या है? हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस, हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस ऑफ, फेगोसाइटोसिस किसका? फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, बैक्टीरियल एंड फंगल सॉरी बैक्टीरियल एंड फंगल ऑर्गेनिज्म। तो ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई में। ओके, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो भी है। इसके बाद आइए देखिए दूसरा, नोबडी लव्स। तो दूसरा क्या है? न्यूट्रोफिल के बाद दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट है ना, दूसरा है लिम्फोसाइट। अगर हम लिम्फोसाइट्स के फंक्शन देखें तो ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, तो खैर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका न्यूक्लियस कैसा है? ओवल शेप्ड है ना। इसका मेजर रोल, लिम्फोसाइट का जो मेजर फंक्शन है, मेजर फंक्शन क्या है? इन इम्यून रिस्पॉन्स। मेजर फंक्शन इन इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स में इसका मेजर फंक्शन है। ये देखो वैसे दो प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। अच्छा, इसी का एक मॉडिफिकेशन एनके सेल भी होता है। एनके सेल भी एक मॉडिफाइड लिम्फोसाइट है। कभी अगर कोई पूछ ले एनके सेल क्या है, एनके सेल का मतलब नेचुरल किलर सेल। ये इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, ये भी लिम्फोसाइट का मॉडिफाइड वर्जन है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है भाई? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक, ये एंटीबॉडीज यही बनाता है, बी ही एंटीबॉडी बनाता है ना। टी लिम्फोसाइट का रोल है, ये भी मतलब इन्फेक्शंस को टारगेट करता है। ठीक है, किल्स इन्फेक्टेड सेल, किल्स इन्फेक्टेड सेल। हाँ, अगर देखा जाए तो बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम पढ़ाया, देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल या ब्लड मीडिएटेड कह देते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर इम्यूनिटी, ये सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया मैंने, तो फॉरेन है ना वो मेरे लिए, किसी और की किडनी हमने ट्रांसप्लांट करवाई तो फॉरेन है, उसको रिजेक्ट करने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। इसीलिए टी सेल को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयां खाई जाती है ताकि टी को शांत किया जाए। नहीं तो टी क्या करता है, टी क्या करता है जो है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है। इसीलिए पूछा है ग्राफ्ट रिजेक्शन में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? टी सेल्स का या सेलुलर इम्यूनिटी का। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत सी इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयां आती हैं जो टी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करती हैं। ठीक, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? किल्स ट्यूमर, ये ट्यूमर्स को जनरली किल करते हैं। तो ये है लिम्फोसाइट। हाँ, ये क्या है? लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट आएंगे। साइक्लोस्पोरिन हो गया, कार्टिसोल हो गया। साइक्लोस्पोरिन जो है उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? उसको हम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है।
अब आ जाइए जल्दी से मोनोसाइट्स के बारे में देखते हैं। मोनोसाइट्स भी एक ग्रेनुलोसाइट है ही ये भी। इसका न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस किडनी शेप है या बीन शेप है? तो न्यूक्लियस इसका क्या है? किडनी शेप्ड है। अच्छा, ये ब्लड में मोनोसाइट होता है, ब्लड से ये माइग्रेट कर जाता है जब टिश्यू में, तो टिश्यू में जाके ये क्या बन जाता है? मैक्रोफेज, है ना। तो माइग्रेट्स इनटू टिश्यू फ्रॉम ब्लड, ब्लड से टिश्यू में माइग्रेट करके एंड फॉर्म मैक्रोफेजेस। तो जो हमने मैक्रोफेजेस कहते हैं, मैक्रोफेज को कहते हैं एनलार्ज्ड मोनोसाइट। मोनोसाइट का ही बड़ा वर्जन है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस को ऑल्सो क्या कहा जाता है? हिस्टियोसाइट्स, मतलब टिश्यू फेगोसाइटिक सेल। हिस्टियो मतलब टिश्यू, टिश्यू फेगोसाइटिक सेल कह देते हैं, ठीक है। टिश्यू फेगोसाइटिक सेल्स कह दिया जाता है हिस्टियोसाइट। जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखाया था, कफर सेल्स हैं, KUP, कफर सेल्स लीवर के अंदर है, लीवर की मैक्रोफेज है। डस्ट सेल लंग की मैक्रोफेज है, डस्ट सेल क्या है? लंग की मैक्रोफेज है। माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन की मैक्रोफेज है, माइक्रोग्लियल सेल कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। मीजेंजियल सेल किडनी की है, ठीक है। मीजेंजियल सेल किसकी है? किडनी की है। ये लिखवाया है ना पीछे। और थाइमस, हेसल्स कार्पसल्स, हेसल्स कार्पसल्स थाइमस ग्लैंड की है, इसकी है थाइमस ग्लैंड की। इसी प्रकार से हमने बताया था ऑस्टियोक्लास्ट बोन की है, कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट किसकी है? कार्टिलेज की है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है?